हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट का स्वागत। हमारा चैप्टर क्लास 12th के लिए क्लास 12th में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा भाई। चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर है मेरा सेकंड। और सेकंड चैप्टर में जो नेम है चैप्टर का वो है बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर है, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो विलियन। इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम दोनों के लिए लेक्चर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी किस चीज़ की, द्रव यानी कि लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद जो सोल्यूबिलिटी होती है वो हमें डिजोल्व कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि ठोस की द्रव में विलेयता। ये हमारा हेडिंग है और इसके अंदर जितने भी हमें हेडिंग पढ़ने हैं सब इसी के अंदर आएंगे, सब इसी के अंदर आने वाले हैं। जितनी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेरा मेन हेडिंग है, जो भी पढ़ूंगा इसके अंदर पढ़ूंगा आपको। बच्चों ध्यान दें, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि सॉलिड की लिक्विड में जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है। मेरे पास क्या है, 100 ग्राम कोई सोलवेंट है। सोलवेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों विलायक, आपको पता ही होगा। 100 ग्राम मेरे पास कोई सोलवेंट है और मैंने, ये मेरा सोलवेंट होगा भाई। अब मैंने, मेरे पास कोई सॉलिड सोल्यूट है, यानी कि सॉलिड विलेय पदार्थ है, कोई सॉलिड सोल्यूट है और मैंने उसको इसमें डिजोल्व कर लिया भाई। जब मैंने इसमें इसे डिजोल्व करा तो मैं डिजोल्व करता जा रहा हूं, तो मैं इसमें इसे तब तक डिजोल्व करता हूं जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं हिंदी में संतृप्त विलयन। जब तक 100 ग्राम सोलवेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो तब तक मैं इसको डिजोल्व करता रहता हूं। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए तो जितनी भी अमाउंट मैं इस सॉलिड सब्सटेंस की इस लिक्विड में डिजोल्व कर चुका हूं, वही अमाउंट इस सॉलिड सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी लिक्विड में। यानी कि इस सॉलिड सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी लिक्विड में। तो जो विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो 100 ग्राम, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन में बदल दें, उसे कहते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। यानी कि solubility of a solid in a liquid, ठीक है, which amount of the solute dissolved in 100 gram of solvent and convert into 100 gram of solvent into saturated solution। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि the solubility of a solid which amount of क्या है solid 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आपकी। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल दें उसी को हम लोग बोलते हैं, जितनी अमाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। और कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होगा। तो अब हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ते हैं। इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, EFF इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि मेरे पास मैंने सॉलिड को डिजोल्व किया किसी लिक्विड के अंदर, किसी ठोस को द्रव में डिजोल्व कर लिया, लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन बना और इसके साथ साथ हीट रिलीज हुई, यदि हीट रिलीज हो रही है उस सॉल्यूशन से और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल मतलब ला सातेलियन नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होगी। उस पर यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो
तो जो हमारे रिएक्टेंट हैं जो मैंने लिए हैं सॉलिड और लिक्विड वे ज़्यादा बनेंगे, सॉल्यूशन कम बनेगा। इसका मतलब सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यदि आपका ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जिसमें हीट रिलीज होती है वो प्रोसेस कहलाता है आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपकी हो रही है, तो आपको क्या करना है कि टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो सॉलिड की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है क्विक लाइम, और मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस हीट क्या हो जाती है बच्चों, रिलीज हो जाती है। तो इस टेम्परेचर यदि मैं इसमें क्या करूँगा, हीट गर्म करूँगा ना, तो जी हीट दूंगा, इसमें से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो क्विक लाइम है यानी कि बिना बुझा चूना जो है वो कम उड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो इस तरीके से यदि हीट रिलीज हो तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये पहला पॉइंट था इसके अंदर, ये सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है मेरा, यदि मेरे पास सॉलिड है और मैंने इसको लिक्विड में डिजोल्व किया, और लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बना, वो तो बन ही जाएगा, प्लस नहीं माइनस, इसमें से हीट क्या हुई, इसने एब्जॉर्ब कर ली। ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये प्रोसेस कहलाएगा मेरा एंडोथर्मिक। क्या कहलाएगा भाई, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा अक्षेपी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपका जो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो जो सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये एक लीच क्लियर प्रिंसिपल है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस चला, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो जब आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब होगा कि जब आपका प्रोसेस क्या हो, एंडोथर्मिक है, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसमें जो सॉल्यूशन आपका बना है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यदि मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उस पर ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लेकर के आए हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड की जो सॉलिडिटी है सॉलिड की लिक्विड में, उस पर टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो डज नॉट इफेक्ट, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। यानी कि किसी ठोस पदार्थ की दरों में जो विलेयता है उस पर क्या है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड की सोल्युबिलिटी पे नहीं पड़ता। तो ये तो बात थी अभी तक सोल्युबिलिटी की। अब इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर मेरा हेडिंग आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि हिंदी में इन्हें कहते हैं बच्चों अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण, अणुसंख्या गुण कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, COLLI कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्या गुण। बच्चों नाम से पता लग रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सॉल्यूशन की, इसकी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन में जो मेरा सोल्यूट है, सॉल्यूशन में एक सोल्यूट हो और एक क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन बराबर होता है मेरा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये होता है। तो जो मेरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डिपेंड करती हैं सोल्यूट पर, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। The properties which depend on the number of moles of solute or number of molecules of solute and does not depend
द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट, जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज यानी कि विलियन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो विलेय पदार्थ के मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हो, मोलों की संख्या पर या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या भाई, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो मेरा सोल्यूट है उसके संगठन पर डिपेंड नहीं करती, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसके 4 टाइप है हमारे यहाँ। कितने प्रकार की पढ़नी है हमें? 4 टाइप पढ़नी है इसके अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक तो हमें पढ़ना है बच्चों लोवरिंग वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा हमें पढ़ना है बच्चों ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को हिंदी में कहा जा परासरण। तीसरा हमरे को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई? एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। बच्चों ध्यान दें नंबर 4, नंबर 4 पर क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक का अवनमन। ये 4 पॉइंट है। एक तो मेरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है मेरा ओस्मोसिस और एक है मेरा लोवरिंग वेपर प्रेशर। ये 4 पॉइंट हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाष्प दाब के अवनमन की, यानी कि लोवरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं। बच्चों सब कुछ चला हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड में, कि हमें चल रहा सॉलिड एंड लिक्विड में चल रहा। ध्यान देना हमारा इससे पहले काफी लेक्चर हो चुके हैं इस सॉल्यूशन चैप्टर के, सब कुछ हमारा टॉपिक चला हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले मुझे अब पढ़ना है नंबर 1 हेडिंग है मेरा लोवरिंग वेपर प्रेशर। लोवरिंग वेपर प्रेशर के विषय में मुझे पढ़ना है। हिंदी में इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो बच्चों वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लोवरिंग वेपर प्रेशर के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों मेरे पास ये कोई लिक्विड है, समझना क्योंकि समझने से ही आपको आ जाएगा। हमने क्या ले लिया भाई, ये कोई लिक्विड है मेरे पास। बच्चों लोवरिंग का मतलब होता है कम होना, अवनमन का मतलब होता है कम होना। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, अब ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर तो होगा ही है भाई। जब ये कोई भी लिक्विड हो तो इसका वेपर प्रेशर होगा। मान लो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है P0, क्योंकि अभी तक ये कोई लिक्विड है, सॉल्यूशन नहीं बना। इसका वेपर प्रेशर है लिक्विड का P0, प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है बच्चों P0। अब मैंने क्या करा इसमें एक नॉन वोलेटाइल, क्या करा भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। सब कुछ चल रहा कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने क्या करा इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, हिंदी में कहूं तो अवाष्पशील पदार्थ मैंने इसमें डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने इसमें डाला और डालने के बाद मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया भाई सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या देखा कि जो इसका वेपर प्रेशर था
मैंने ये देखा जब मेरा सॉल्यूशन बन गया तो मैंने देखा भाई यहाँ तो ये सारी वेपर पड़ी हुई थी, मैंने क्या देखा भाई, मैंने ये देखा कि यहाँ पर वेपर कम बन गई और जो वेपर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये मेरा सॉल्यूशन है, अब इसमें इस ये कंडीशन कन्वर्ट हुई तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व करने के बाद ये बन गया। तो मैंने देखा भाई इसका जो वेपर थी वह कम बन रही, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो कितना कम हुआ, तो उसी को कहते हैं लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। समझ में ध्यान दें आप लोग, क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और प्योर फॉर्म में जो लिक्विड था मेरे पास उसका जो वेपर प्रेशर है, जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उनका डिफरेंस, उनका अंतर हमारा कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड क्या भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। अब ज्यादा किसका, देखो डिफरेंस में ध्यान रखना, डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटा ही घटे। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला बन गया, लोवरिंग वेपर प्रेशर, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, मैंने बताया डिफरेंस है वेपर प्रेशर का, तो ज्यादा किसका होगा पी नोड का, कम किसका होगा पीएस का। तो हमारे पास फॉर्मूला बना लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोड माइनस पीएस, वाष्प दाब का अवनमन बराबर पी नोड माइनस के पीएस। अब हमारे पास है अगला हेडिंग रिलेटिव वेपर प्रेशर। हमारा हेडिंग है नेक्स्ट रिलेटिव वेपर प्रेशर। हिंदी में कहूं तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लोवरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर, ये क्या होता है, जो एक रेशियो होता है लोवरिंग वेपर प्रेशर का और प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर हो। तो हिंदी में कहूं तो वाष्प दाब के अवनमन व विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर is equal to the ratio of lowering vapor pressure and vapor pressure of solvent in pure form। क्लियर होगी बात। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो आपके सामने आ गया है, पी नोड माइनस के पीएस अपॉन पी नोड। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। एनी प्रॉब्लम, ये कब हुआ, सॉल्वेंट था, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाष्पशील विलेय पदार्थ, इसमें ठोस वो घोला गया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो लोवरिंग वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा हेडिंग आता है बच्चों राउट लो, RAOULT अपोस्ट्रोफियस राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ध्यान दो, एक राउट्स लॉ हमने लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराया जब पड़ा था। अब यहां पर एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है और मैं सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा, तो यहाँ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर हमारा टॉपिक चले हुए हैं। तो हमारा अगला हेडिंग आता है राउट लॉ। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, साइंटिस्ट का नाम है राउट, वो कहता है कि जो लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर हो पी नोड माइनस के पीएस अपॉन पी नोड, ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है, ये होता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बात क्लियर होगी बच्चों, ध्यान दो, ये पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। ये किसका रूल है, राउट का रूल है। एक अदर एंड वर्ड, दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, और करके राउट का नियम आप ये भी पढ़ सकते हो क्या,
कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कहते हैं कि जो मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो पीएस जब इसे इक्वल साइन में चेंज करोगे, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है यहाँ पी नोड इनटू में कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, इसको यहाँ ले आए तो बन जाएगा पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। एक फॉर्मूला ये आ गया। समझ में आ गई बात? आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, मैंने राउल्ट के नियम के विषय में आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे की। काफी दिनों बाद YouTube पर लेक्चर चल रहा है और इंटरेस्ट से पढ़िए बच्चों। ध्यान दें, इसके बाद मेरे पास इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन, क्या भाई, लेस देन 25%, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, लिख दिया भाई लेस देन 25%। यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% से कम हो तो हम क्या करेंगे? 25% से कम है, लेस देन 25%, तो हमारे पास क्या चीज है? फॉर्मूला होता है पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो फॉर्मूले को चेक करिए, पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी नोड। बच्चों अब हमारे पास जब 25% से भी कम है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो विचार करो जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन 25% है तो उसमें जो अमाउंट है, अमाउंट ये मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन है। अब ये क्या है? मेरे पास सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो मेरे पास जो सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, क्या भाई? मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट वेरी क्या भाई? लेस, यानी कि बहुत कम है, या वेरी लो, वेरी लेस कह सकते हैं हम लोग। तो जब मोल नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हो? बहुत कम हो, किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होंगे तो जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वे हम मान लेंगे इक्वल टू किसके? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसे छोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो मेरे पास हो गया पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ये क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। इंटरनल इंटरनल, आउटरनल आउटरनल, पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट एंड स्मॉल एम मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये विलेय का भार, ये विलायक का भार, ये विलायक का अणुभार, ये विलेय का अणुभार। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। और यदि ऐसा हो जाए, देखो यहां तो कंसंट्रेशन कम थी, अब लेस देन के बजाय ग्रेटर देन हो जाए, क्या हो जाए? लेस देन के बजाय ग्रेटर देन हो जाए, क्या हो जाए? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन है तो क्या करोगे? पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी नोड
इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब लेस देन था तो इसे नेग्लिजिबल मान लिया था, लेकिन अब नेग्लिजिबल नहीं मानते, मैथ का उपयोग करते हैं हम लोग, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने से क्या होगा, पी नोड अपॉन पी नोड माइनस के पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन। अब हम क्या करेंगे, पी नोड अपॉन पी नोड माइनस के पी एस इज इक्वल टू इसे अलग अलग के बटे में लिख लेंगे कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन, इससे कट जाएगा 1 बार, इस 1 को मैं इधर लाऊंगा, माइनस में आएगा पी नोड अपॉन पी नोड माइनस के पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा मेरा भाई, एलसीएम आ जाएगा पी नोड माइनस के पी एस, यहाँ से इसे डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो पी नोड, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके अपॉन में कितना मान लेते हैं 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा पी नोड माइनस पी एस। बच्चे एक माइनस ये है, इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होती है प्लस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा मेरा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल। आगे क्या बच गया भाई मेरा, यहाँ पर मेरा बचता है पी एस अपॉन पी नोड माइनस के पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। फिर से वही करते हैं हम लोग जो पहले करा था, हम लोग क्या कर लेंगे भैया, ये हो जाएगा पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। और इसे आप लोग जानते ही हो, पी नोड माइनस के पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, छोटा डब्लू इंटू कैपिटल एम कैपिटल डब्लू इंटू छोटा एम। समझ में आ गई बात, किसका मोलर मास। और आजकल हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, चाहे सॉल्यूशन लिक्विड, चाहे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% से कम हो या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 25% से ज़्यादा हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में काफ़ी, हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में, और कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।